गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण में चैप्टर 1 पढ़ेंगे। आप सब खोलिए हिंदी व्याकरण बुक में चैप्टर 1 भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण एवं साहित्य, पेज नंबर 1 ओपन कीजिए। मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। रीडर चैप्टर आप लोगों को कंचन प्रभा में हमने एक्सप्लेन किया था। ग्रामर चैप्टर मैं एक्सप्लेन करूँगी। सब लोग जानते हैं मुझे, आप लोग पहचानते हैं मुझे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग खोलिए चैप्टर 1 भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण एवं साहित्य। जब भी किसी लिटरेचर सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ते हैं, साहित्यिक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसमें ये प्रमुख चीज़ें होती हैं। एक तो भाषा, जैसे हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। बोली, फिर उसकी बोली क्या क्या है। हिंदी भाषा में बहुत सारी बोलियाँ हमारे देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। किन भाषाओं से आई, कैसे उनका रूप बना, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिपि, जो भाषा है उसको लिखने के रूप को लिपि कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण एवं साहित्य, किसी भी लिटरेचर सब्जेक्ट में व्याकरण बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। व्याकरण से ही आप वाक्य बनाते हैं, व्याकरण ही शब्दों को प्रॉपर बनाने में काम करता है, इसलिए व्याकरण का महत्व होता है। एवं साहित्य, जब आप किसी भाषा के कंटेंट को, किसी भाषा के विषय को लिखते हैं, लिख करके रखते हैं या एक संजोते हैं लिख करके, उसे बोलते हैं साहित्य। जब आप भाषा को लिख करके उसको संचय करते हैं, उसे साहित्य बोलते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले भाषा। देखिए आपकी बुक में है, मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, किंतु यह विचारशीलता तब तक अपंग है जब तक भाषा न हो। इसलिए मानव समाज के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक्शन से बोलेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे सांकेतिक भाषा आजकल पढ़ाई जाती है, जो लोग नहीं सुन पाते, नहीं बोल पाते, उनके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। लेकिन जो लोग बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके लिए बोलने वाली, सुनने वाली ऐसी एक भाषा है। ठीक है, अपने विचारों के आदान प्रदान का यही उपयुक्त साधन है। हम लोग बोल के ही अपने विचार प्रकट करते हैं, दूसरा बोलता है उसको सुन कर के ही भाषा समझते हैं, तो इसे बोलते हैं भाषा। हम बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरों के द्वारा किए गए विचार, व्यक्त किए गए विचारों को ग्रहण करते हैं। मैं जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, आप जो बोलेंगे मैं सुनूंगी, तो हम दोनों आपस में हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसे बोलते हैं भाषा। उसका जो माध्यम है वो भाषा है। मैं किस भाषा के किस माध्यम से कर रही हूँ? हिंदी भाषा के माध्यम से आप लोगों से कम्युनिकेशन जो मेरा हो रहा है आप लोगों के साथ, जो भी आदान प्रदान विचारों का हो रहा है, हिंदी भाषा के माध्यम से हो रहा है। भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। ये भाषा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा है। भाषा क्या है? भाषा सार्थक ध्वनियों का समूह, मतलब जिनकी कोई मीनिंग नहीं है। सार्थक ध्वनि, ध्वनि छोटी की मात्रा लगेगी, ध्वनि सार्थक ध्वनि मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। ऐसे नहीं कुछ भी कहा ऐसे बोल दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी ध्वनि जिसका कोई अर्थ निकले, सार्थक ध्वनि, जिसे बोलते हैं के समूह को बोलते हैं भाषा। भाषा के दो रूप हैं, कौन कौन से? आप सबने पढ़ा है, मौखिक और लिखित। मौखिक जिसमें आप बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, लिखित जिसमें आप लिखकर व्यक्त करते हैं। लिखित स्वरूप, लिखा हुआ स्वरूप है, उसे बोलते हैं लिखित। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, जो भी हम बोलते हैं उसे मौखिक, जैसे मैं बोल रही हूँ उसे सुन रहे हैं, ये मौखिक भाषा है। जो लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं, वो लिखित भाषा है। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको अभी बता दिया। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, वीडियो में आपने सुना, ये मौखिक भाषा है। ये जो लिखा हुआ आपने पढ़ा, ये लिखित भाषा है। भाषा का वह रूप जिसमें वक्ता बोलता है और श्रोता सुनकर उसका आशय समझता है, वह मौखिक है। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लोग उसका अर्थ समझ रहे हैं। लिखित क्या है? मैंने ये लिखा और आपको दे दिया कॉपी में और आपने उसको पढ़ा, पढ़ के समझा, उसे बोलते हैं लिखित रूप। लिखकर अपने विचार व्यक्त करना और लिखी गई बात को पढ़कर भाव ग्रहण करना ही
हमारी भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, अभी हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। इसीलिए इसमें हिंदी भाषा के महत्व का उल्लेख किया गया है, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। विश्व में प्रचलित अनेक भाषाओं की जन्मदात्री कोई ना कोई मूल भाषा है। जैसे हमारी जो हिंदी भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार से आई है। द्रविड़ भाषा परिवार से हिंदी का ओरिजिन हुआ है, हिंदी वहाँ से आई है। संपर्क भाषा क्या होती है? जिससे आप किसी के साथ, जिस भाषा के द्वारा आप संपर्क बनाते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। हिंदी अपनी सरलता, बोधगम्यता तथा शैली की दृष्टि से विश्व की भाषाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिंदी क्या है? आसान है, सबको समझ में आती है, इसीलिए विश्व में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा हिंदी, जो लिखने और बोलने में एक समान है। आप जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। इंग्लिश में कभी कभार ए का प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो जाता है, ई को किसी और तरह से बोलते हैं, लेकिन हिंदी में अगर आप आ बोल रहे हैं तो आ ही लिखेंगे, ओ बोल रहे हैं तो ओ ही लिखेंगे। तो जो बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। बोली, बोली क्या होती है? किसी छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, आप लोग बोलते हैं अवधी ब्रज भाषा। जैसे वेस्टर्न यूपी में लखनऊ के साइड जो बोली बोलते हैं उसे बोलते हैं अवधी, या जो लोकल स्तर पे बोलियाँ बोली जाती हैं उन्हें बोली बोलते हैं। जैसे आदिवासी लोगों की बहुत सारी बोलियाँ हैं। हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन वो लोग अपनी भाषा में, जो स्थानीय भाषा में जो बात करते हैं, लोकल बोलचाल की जो भाषा, उसे बोलते हैं बोली। और हमारे देश में हर थोड़ी थोड़ी दूर पर बोलियाँ चेंज हो जाती हैं। आप देखिए अलग अलग स्टेट में ही 2-2, 3-3 बोलियाँ प्रचलित हैं। तो हमारी बुक में किसकी कौन सी लिपि है, क्या बोली है, इसके बारे में, कहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, थोड़े बहुत उदाहरण दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सूरसागर, मान लीजिए जैसे सूरसागर एक बुक है, सूरदास ने लिखा है, वो ब्रज भाषा में, क्योंकि मथुरा के साइड ब्रज भाषा बोली जाती है। अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है। अयोध्या इधर साइड जो है अवधी भाषा बोली जाती है। तो ये अयोध्या साइड का जो है वो अवधी भाषा, इसीलिए रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। मातृभाषा क्या है? जो आप अपने परिवार से, अपनी माँ से सुनते हैं, उसे मातृभाषा। जैसे कोई लोकल लैंग्वेज, मान लीजिए मैं साउथ इंडियन होती तो हमारे घर में कोई भाषा बोली जाती तो वो उसकी मातृभाषा रहती। बचपन से माँ से सुनते आ रहे हैं, अपने लोगों से सुनते आ रहे हैं, उसे बोलते हैं मातृभाषा। राजभाषा मैंने आपको बताया हिंदी है, और अंग्रेजी को भी ऑप्शनल में राजभाषा में रखा गया था और अभी तक उसे हटाया नहीं गया है, इसीलिए दोनों को ही रखा है। लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मेन राष्ट्रभाषा हिंदी है। मानक भाषा, मानक भाषा इन्होंने बोला, समाचार पत्रों, पुस्तकों और दूरदर्शन पर समाचार के प्रसारण में मानक भाषा का ही प्रयोग होता है। जैसे कुछ शब्द इंग्लिश के, कुछ शब्द हिंदी के, जिनको अभी मान्यता मिल गई है, उनको मिला के कभी कभी देखिए न्यूज़ चैनल में वो लोग बोलते हैं, उसे मानक भाषा बोलते हैं। कुछ अंग्रेजी के शब्दों को भी हिंदी में मान्य कर दिया गया है, इसीलिए उसे मानक भाषा बोलते हैं। भाषा और बोली में अंतर, भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जबकि बोली सीमित क्षेत्र में होती है। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र बहुत सारे हैं, लेकिन इस हिंदी भाषी क्षेत्र में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोली होती है। तो बोली का क्षेत्र क्या है? सीमित, और भाषा का क्षेत्र क्या है? असीमित। ये दोनों में फर्क है। भाषा का क्षेत्र क्या है? असीमित, मतलब जो थोड़ा बड़ा है, जिसकी सीमा नहीं है, और ये एक लिमिटेड सीमित है बोली। इसीलिए भाषा और बोली में अंतर है। भाषा एक और बोलियां उसी क्षेत्र में कई सारी हो सकती हैं। लिपि, लिपि क्या है? भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो ये जो स्वर व्यंजन आप लोग वर्ण पढ़ते हैं, ये देवनागरी लिपि के हैं, इसीलिए हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आपकी बुक में ये टेबल बना हुआ है, इसमें बहुत सारी भाषाओं की लिपि लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिए इसे। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप व अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण, व्याकरण आपकी भाषा को शुद्ध करता है। जैसे मैं आपसे बोल दूँ, मैं को पढ़ाया, अब ये वाक्य आपका अशुद्ध है, मैं को पढ़ाया कोई वाक्य नहीं है। व्याकरण आपको बताता है कि यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह लगेगा, को लगेगा ही नहीं, मैंने पढ़ाया, ये कारक चिन्ह यहाँ पर नहीं लग गया, करता हूँ मैं। तो ये व्याकरण ने मुझे बताया
भाषा को शुद्ध करता है, शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है। साहित्य, साहित्य क्या है? जो जितना ज्ञान है, जितना कुछ आप जानते हैं, जब आप उसे इकट्ठा करके लिखते हैं और लिख करके संग्रह से बुक बन गई तो एक साहित्य बन गया। हिंदी साहित्य में मैं कुछ लिख के एक बुक बना दूँ तो वो हिंदी साहित्य की बुक हो जाएगी। कविता लिख दूँ तो वो पद्य साहित्य हो जाएगा। कहानी लिखूँ, एकांकी लिखूँ, नाटक लिखूँ, जो गद्य फॉर्म में है उसे हम बोलते हैं गद्य साहित्य। जो कविता है, पोइट्री है, उसे बोलते हैं पद्य साहित्य। तो गद्य और पद्य के रूप में हमारा लिटरेचर हमेशा इकट्ठा संग्रह करके रखा जाता है, संजो के रखा जाता है। व्याकरण को इन्होंने बोला कि व्याकरण के 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। पहले वर्ण सीखते हैं, फिर शब्द सीखते हैं, फिर शब्द से वाक्य बनता है। तो व्याकरण में इन तीनों को शुद्ध करना, इनका सही ढंग से प्रयोग करना सिखाया जाता है। ओके बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। कल अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछिए, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। थैंक यू बच्चों।